का वक्त उसे गुजारना होता है, फिर वो दूसरा निकाह या दूसरी शादी करती है। इस तरह कोई मुतलका हो, तलाक याफ्ता हो, उसे भी इद्दत गुजारनी पड़ती है और इद्दत गुजारने के बाद दूसरा निकाह और शादी की मजाज होती है, उसका हक होता है। यहाँ तो निकाह पर निकाह, यानी अभी एक निकाह ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा निकाह पढ़ लिया आपने। भाई हद हो गई यार। 6 माह पहले वजारतों से अलग होते तो आज ज़्यादा सर उठाकर ऑपोजिशन के साथ जाते। 6 महीने की इद्दत गुजार लेते, वजारत से दूरी गुजार लेते 6 महीने की, तो थोड़ा अखलाकी तौर पर मॉरली आप सर उठाकर कहते कि हम जा रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा था। और 6 माह में अपना केस बिल्डअप करते। मैंने कहा था कि हवा का रुख बदलने वाला है, ऑपोजिशन का वक्त आने वाला है, अचानक उड़ान भरोगे तो मफाद परस्तों का टोला कहलाओगे, साथ का टोला कहलाओगे, मौका परस्तों का टोला कहलाओगे। मुझे ये नहीं है कि अदम एतमाद का साथ दे रहे हो या हुकूमत का साथ दे रहे हो, मेरा ये इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि उस जिम्मेदारी का क्या जो 4.25 साल तक जो अदम एतमाद आया, वो 4.25 साल की पीटीआई की हुकूमत और उसके हलीफों की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आया, जिसमें आप शामिल थे। तो आपका किरदार कहाँ गया भाई? ये तो आपके खिलाफ भी अदम एतमाद है। आप भी उस काबीना, उसके फैसलों, उसकी कानून साजी का हिस्सा थे। तो आप कैसे अखलाकी तौर पर बरिउस जमा है? जो चार्जशीट पीटीआई के खिलाफ है वो पीएमएलक्यू और उसके साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ भी है। कारकुनान कह रहे थे कि हुकूमत छोड़ो, अवाम में जाओ, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, अवाम के मसाइल हल करो, अवाम को मोबिलाइज करो, मुतहर्रिक करो, मुत्तहिद करो, मुनज़्ज़म करो, एक तहरीक बनाओ, दोबारा अवाम के साथ अपना नाता जोड़ो, अवाम के साथ ताल्लुक़ जोड़ो, ये लोग कह रहे थे। अब ये माहिदे पर मैं आ जाऊं। देखें, पीटीआई की तो गलतियां हैं और उन्होंने सियासी तौर पर हुकूमत को नहीं चलाया, मैं आऊँगा। लेकिन अब जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो मुकदमा बिल्ड किया, जो फाइट बैक वो कर रहा है, कुर्सी तो शायद उसकी चली जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो कौम की अक्सरियत की हमदर्दी ज़रूर हासिल कर लेगा इस पूरे अमल में। ये एक मेरी जो सियासत का तजुर्बा है, मैं उसका निचोड़, उसका तज़किया और तबसरा आपके सामने रख रहा हूँ। एमक्यूएम को वो हमदर्दी नहीं मिलेगी, नाकामी, नाअहली, पीटीआई की नाकामी, नाअहली, ना तजुर्बेकारी और नालायकी। लेकिन आज जो मजलूमियत का केस बिल्ड कर रहा है इमरान खान, आज जो उसने नैरेटिव बिल्ड किया है, आज उसने जिस तरह खड़े होकर ये कहा है कि वह आखिरी बॉल तक लड़ेगा, तो मैं उसकी 4 साल की कारकर्दगी पर तो मैंने भी कहा कि ऐसी हुकूमत मैंने कभी नहीं देखी कि जिसकी डायरेक्शन मुझे नज़र नहीं आई। और देखें, ये सारी अदम एतमाद की तहरीक चली थी किस बेस पर? महंगाई, बेरोज़गारी, माशी बहरान। आज मुझे बताएं कोई एक टॉक शो है जिसमें महंगाई, बेरोज़गारी पर बात हो रही हो? बात अमेरिका और रूस की हो रही है, बात अमेरिका और चीन की हो रही है, बात हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारी सियासी जमातों की हो रही है। महंगाई, बेरोज़गारी कहाँ चली गई भैया? तो ये तो बड़ा
वज़ीर आज़म और पीटीआई ने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, यानी इसका मतलब 4 साल तक हिमाकतें करते रहे, अब किसी ने अच्छा मशवरा दिया तो अब लग रहा है कि वो सियासत कर रहे हैं। तो चले, अगर एक अच्छा काम किया तो उसकी दाद तो देनी चाहिए। हमारी हमदर्दी के मुस्तहिक तो हो गए वो, तो हमारी भी फिर हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी? कि ऑपोजिशन शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, खालिद मक्सी, अख्तर महंगल, किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं की। सब ने नैरेटिव ही डिफरेंट कर दिया। तो आवाम कहाँ गई 22 करोड़? तो इस अदम एतमाद तहरीक से इमरान खान की रुखसती का फैसला तो हो गया। इमरान खान तो जा रहा है, या तो वो इस्तीफ़ा देगा या कल वो चला जाएगा, उसके खिलाफ वोट हो जाएगा, ये तो तय है। लेकिन फिर महंगाई के खात्मे, बेरोज़गारी के खात्मे का नैरेटिव किसके पास है? भाई दस्तार लेके मैं तो खड़ा हूँ फसील पर, दस्तार लेके मैं तो खड़ा हूँ फसील पर, पहनेगा कौन शहर में, सर किसके पास है? दस्तार तो है, किसके सर पर ये दस्तार फिट होगी मेरे भाई? कौन अहल है जो कि जिसकी अहलियत हो, जिसकी काबिलियत हो, जिसकी सलाहियत हो, जो इस मुल्क को चला सके? कंबाइंड ऑपोजिशन का नैरेटिव कहाँ मेरे भाई? सारा मामला तो किसी और तरफ चला गया। तो मैं इसका क्रेडिट तो पीटीआई को और इमरान खान को दूंगा कि मुझे लगता है कि कौम की अक्सरियत की हमदर्दी वो हासिल करके जाएगा, चाहे इस्तीफ़ा दे के जाए, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने की सूरत में जाए। तो ये मेरी राय है, मेरा तज्जिया है जो मैं यहाँ आपको दें। इसका मतलब कि ऑपोजिशन का मकसद अदम एतमाद के बाद भी, इमरान खान की रुखसती के बाद भी उस तरह हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सख्त किस्म के चैलेंजेस हैं और उसकी कोई तैयारी, कोई होमवर्क नज़र नहीं आता, माँ सिवा इसके कि तोड़ फोड़ की जाए, उसको शामिल कर लें, इसको शामिल कर लें, कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये सूरत हाल है। अब मैं आखिरी बात माहिदे की बस कर लूँ मैं, और वो क्या है? ये माहिदा जो 7 अफराद, जो 7 के टोले ने किया, ये MQM और पीपल्स पार्टी का माहिदा नहीं, ये पीपल्स पार्टी और 7 के टोले के दरमियान माहिदा है। 7 का टोला है जो झोंक की तरह तहरीक MQM को अंदर से खोखला कर है। MQM पाकिस्तान तो एक जमात है, मैं तहरीक की बात कर रहा हूँ, नज़रिए की बात कर रहा हूँ, तहजीब की बात कर रहा हूँ, अपनी तारीख़ की बात कर रहा हूँ। तो ये जो माहिदा है ये 7 के टोले और पीपल्स पार्टी के माबैन है। इसको हम कारकुनान, ये सारे कारकुनान हैं, इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ पटिशन की हुई है। ये MQM पाकिस्तान के कारकुनान हैं, इन्हें पार्टी से अभी तक नहीं निकाला गया। इनकी तरह हज़ारों लाखों कारकुनान हैं जो आज मेरे साथ हैं, मेरे साथ बैठे हैं, और वो ये सवाल कर रहे हैं उनसे कि ये माहिदा किया है तुमने। 88 का पहला माहिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ क्या हुआ? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा है इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो फिर वो माहिदा भी ऐसे ही रद्दी की टोकरी में। फिर भाई हमने टोपियां पहनाई थी 90 पर, आसिफ अली जरदारी ने मुझे और मैंने उन्हें, अजरकों का तबादला हुआ था, गुलदस्तों का तबादला हुआ था और माहिदा हुआ था। वो माहिदा भी रद्दी की टोकरी में।
तो माजी के उन 2 तहरीरी माहिदों को सामने रखते और अब तीसरा माहिदा सुनहरी मौका था। सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं करना था, पीपल्स पार्टी, JUI, फजलुर रहमान ग्रुप और PMLN तीनों को साथ एक माहिदे में बांधना था, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप तीनों के साथ जा रहे थे अगर करना भी था, और तीनों को माहिदे में शामिल करना था। आपने माहिदा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ किया, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बाकी को गवाह, वकील और जामिन बनाया, उन्हें भी फरीक बनाते और माहिदे में ये इजाफा करते कि भाई अगर बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की इस माहिदे पर अगर अमल दरामद नहीं करेगी तो फिर शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म हुए तो PMLN का वज़ीर आज़म ये तय करते कि 3 माह में अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो वफाक सिंध में गवर्नर राज लगाकर फिर PMLN और वफाकी हुकूमत इस माहिदे पर अमल दरामद करती। इस माहिदे में उन्हें फरीक बनाकर उनसे भी इस बात को तस्लीम कराते कि गवर्नर राज लगाना पड़ता कि जो हुकूमत टोपियां पहनाए, जो हुकूमत चौरंगियां घुमाए, जो हुकूमत लारे लप्पे दे, वादे वईद करे। और किसी आसिफ अली जरदारी साहब का तो बयान है या नहीं है? क्या बयान है कि भैया कोई आयत कुरानी थोड़ी है जो तब्दील ना हो सके, ये हरफ आखिर थोड़ी है। और फिर इसके मंदरजात कोई बाबू बादशाह ने ड्राफ्ट किए हैं, किसी बाबू बादशाह ने। अगर उस बाबू बादशाह को ये ख्याल होता कि वो गुल्लू खानज़ादा का पूरा नाम क्या था, खलीलुर रहमान भोलू खानज़ादा, और मोहम्मद असलम शहीद, अभी तो आप सूबा मांग रहे थे, सूबे की तहरीक चला रहे थे और मांग रहे थे सूबा, और जो मैदान जंग में मांग रहे थे, जब टेबल पर गए तो सारे हथियार डाल दिए आपने वहां जाके। क्या लिया आपने? वादे वहीद, लारे लप्पे, लॉलीपॉप, कुछ भी नहीं है इसमें। 88 के माहिदे से बदतर 2000 कब आए थे? 2008 आसिफ अली जरदारी 90 आए थे, टोपियों का तबादला, अजरक का तबादला, उससे बदतर माहिदा। पहले पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट का लिखा है, ऊपर इतना लिखवा देते कि हाँ रेड जोन में जो तुम्हारी माओ बहनों को शेलिंग, लाठी चार्ज, सुई गैस, गिरफ्तारियां, MPA सदाकत को जो मेरी पुलिस ने मारा था, मैं उसको गलत कहता हूं, माफी ना मांगते। बिलावल भुट्टो जरदारी कम अज कम उस पर शर्मिंदगी का तो एक जुमला बोलते कि हाँ उस पर हमें शर्मिंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर रेड जोन में आ भी गए थे तो हम उनको बुलाते CM हाउस में, बातचीत करते और रुखसत करते, माओ बहनों पर लाठियां ना बरसाते, आंसू गैस से उनकी मरम्मत और आवभगत ना करते। हमें अफसोस है, अफसोस का लफ्ज़ लिखना चाहिए था माहिदे में। ताज़ा ताज़ा ज़ख्म है, तुमने तो ज़ख्म पर मरहम लगाने की बजाय जहां पीपल्स पार्टी ने नमक पाशी की, तुमने इस माहिदे पर दस्तखत करके अपना सारा मुकदमा अदालत में चलने से पहले तुम हार गए। ये क्या मुकदमा लड़ोगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक
अगर पीपल्स पार्टी एग्री करेगी, हर जगह यह है, अगर वो एग्री करेगी तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, है या नहीं? तो आप देख लें। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि हमारे डोमिसाइल पे हमारे बच्चों को नौकरियां ना मिले। अंदरूने सिंध, अंदरूने मुल्क से आने वाला कोई भी जबान बोलने वाला जिसका मैट्रिक कराची का ना हो, डोमिसाइल बनाए और हमारे कोटे पे नौकरियां ले। 10 लाख नौकरियां दी है 14 साल में पीपल्स पार्टी ने। खुदा की कसम, 10 लाख में 25,000 नौकरियां भी हमें नहीं मिली। 9.5 लाख नौकरियां पूरे मुल्क को मिली हैं, हमें नौकरियां नहीं मिली, हमें सरकारी नौकरियां नहीं मिली। 7 डिप्टी कमिश्नर कराची के 7 ज़िलों में, एक का डोमिसाइल भी कराची का नहीं। कहाँ है उसका जिक्र भाई? कहाँ ये सारी बातें माहिदे में? क्यों कि एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, वजारतें चाहिए। पहले हमने कुछ इज्जत बचाई थी, पहले हमने इज्जत के साथ सारी चीज़ें ली थी, और अब जलील ख्वार। लिखा है द पोजीशन इन जॉब्स, ये आखिरी बात कर रहा हूँ, शैल बी होलिस्टिकली असेस्ड, यानी अपना क्लेम, अपना दावा जमीन पर रख दिया, 10 बरदार हो गए। लिखा है द पोजीशंस इन जॉब्स शैल बी होलिस्टिकली असेस्ड एंड द डेफिशिएंसी। पहले असेस करेंगे कि जॉब की पोजीशन में महाजरों को नौकरियां मिली या नहीं मिली। महाजर नौजवानों को कराची, हैदराबाद, सक्कर के मासूम डिग्री याफ्ता पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां पहले बाबू बादशाह असेस करेगा। यानी क्लेम नहीं है, मेरा तो क्लेम है कि हमें नौकरियां नहीं मिली, और तुम कह रहे हो कि पहले होलिस्टिकली जायज़ा लेंगे। वाह भाई वाह। और जायज़ा लेने के बाद क्या? एंड द डेफिशिएंसी, और अगर कोई कमी बेची, इफ एनी, अगर कोई मिली तो उसको, अगर आप खुद एतमाद के साथ ठोक बजा के आप क्लेम नहीं कर रहे, आप दावा नहीं कर रहे, आप नहीं कह रहे कि हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, इसलिए कि तुम्हें वजारतें चाहिए, तुम्हें नौकरियां नहीं चाहिए अपने बच्चों के लिए, तुम्हें मुलाजमतें नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी कौम, महाजरों के लिए, पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल, उनकी औलादों के लिए डिग्री याफ्ता पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं चाहिए। तुम्हें वजारतें चाहिए, तुम्हें गवर्नरशिप चाहिए, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए, तुम्हें मराहतें चाहिए, तुम्हें मफादात चाहिए ज़ाती, तुम्हें कौम के लिए कुछ नहीं चाहिए। कराची, हैदराबाद, सक्कर के लिए न K4 चाहिए, न सर्कुलर ट्रेन चाहिए, न कचरा उठाने का और निकासी आपका कोई जदीद निज़ाम चाहिए, न सालाना 400 अरब रुपए कराची के लिए चाहिए, न मर्दमशुमारी चाहिए, हैं, न गैर आईनी कोटा सिस्टम का खात्मा चाहिए। अरे भाई, तो ये मुंह काला क्यों किया यार? फिर ये क्यों मुंह काला किया? निकाह पर निकाह किया, बेवगी की इद्दत नहीं गुजारी, तलाक याफ्ता होने की इद्दत नहीं गुजारी, 6 माह पहले अलग हो जाते यार। सर उठाकर, अपराइट होकर माहिदा करते और सबको बांधते। कैसे कि अगर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत 3 महीने में ये जैसा तैसा माहिदा अगर इस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आज़म गवर्नर राज लगाकर
इस माहिदे पर अमल करेंगे, उन्हें फरीक बना दें, उन्हें जामिन नहीं, वकील नहीं, गवाह नहीं, उन्हें भी फरीक बनाकर, उनसे भी फरीक बनाकर दस्तखत, या आर्टिकल 149(4), आर्टिकल 160, आर्टिकल 140A उन पर अमल दरामद करवाते, शहबाज शरीफ से, फजलुर रहमान से, खालिद मक्सी से, अख्तर मैंगल से ये करते, तो हम कहते कि तुमने महाजिर कौम का मुकदमा लड़ा, तुमने MQM पाकिस्तान, उसके कारकुनान, उसके शोहदा, उसके असीरों का मुकदमा लड़ा, उसके लापता साथियों का मुकदमा लड़ा। तुमने तो 7 के टोले का मुकदमा लड़ा, 7 के टोले के लिए तुमने मराते ली, मफादात लिए, वजारतें, गवर्नरशिप, एडमिनिस्ट्रेटरशिप। असल माहिदा तो इसके पीछे है, ये तो ढकोसला है बाबू बादशाह का लिखा हुआ। एक बाबू बादशाह है इनके यहाँ, पहले एक बाबू बादशाह था। ये तो शुक्र करे, अदम एतमाद हो ना हो, इमरान खान रहे ना रहे, हमारी बला से, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई 4.25 साल में कि फर्रुख नसीम MQM के कोटे पे वजीर थे। 4.25 साल तक एक बार उन्होंने नहीं कहा, फर्रुख नसीम ने, एक इंकशाफ तो हो गया कि वो MQM के कोटे में थे। 4.25 साल तक हमने टीमें छोड़ी, हमने रिसर्च की, नहीं पता लग रहा था वो किसके वजीर हैं, किसके नॉमिनी हैं, MQM के, PTI के या किसी और के, नहीं पता लग रहा था। और ऐसा MQM को बना दिया है कि कंफ्यूजन है, इशारा नहीं आ रहा, इशारा आएगा तो फैसला करेंगे भाई, और अगर इशारा ना आए तो फिर जहां मफादात नजर आए, जहां वजारतें नजर आए, जहां मराते नजर आए, 7 के टोले को फिर फैसला कर लें। मैं आज बाबू बादशाह के इस ड्राफ्ट को महाजिर कौम, मजलूम कौमियतों, कराची, हैदराबाद, सक्कर और पाकिस्तान के हक परस्त अवाम की तरफ से किया जाने वाला, या MQM पाकिस्तान या तहरीक MQM की जानिब से किया जाने वाला माहिदा नहीं, ये 7 अफराद, ये 7 के टोले का माहिदा है। लिहाजा इसे मैं मुस्तरद करता हूँ और इसे फाड़ता हूँ। और मैं तहरीक MQM के कारकुनान, चाहे वो MQM बहादुराबाद से हों, चाहे वो PSP से हों, चाहे वो महाजिर कौमी मूवमेंट से हों, और जो मेरे साथ हैं, मैं सबको दावत देता हूँ कि आए, हम सब बैठे, सर जोड़ें और कौम को अजियत से निकालें, 7 के टोले के चुंगल से निकालें, 7 के टोले के चुंगल से निकालें, आज़ाद कराएं। मैं राब्ता कमेटी के जो मुखलिस तहरीक के का जिम्मेदार, उनको दावत देता हूँ, आओ, अब मत इंतज़ार करो। मैं तो अज़राए मजाक ये भी कहूँगा कि शायद जब पीपल्स पार्टी के साथ माहिदा हो सकता है, तो फिर मेरे साथ भी माहिदा हो सकता है। लेकिन अब मुझे इस माहिदे को लेकर सोचना है कि ये माहिदा हमें बेचा गया, हमारा सौदा किया गया, मैंने इसे मुस्तरद किया नामंजूर। कारकुनों, नज़रियाती तहरीकी साथियों से मैं अपील करता हूँ, राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान के तमाम
सेक्टर, ज़िलों, जोन के ज़िम्मेदारों से कि अगले इंतखाबात की बिसात बिछने वाली, इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान इमरान खान के साथ कोई माहिदा हो वो करे, या शहबाज शरीफ या अगला वज़ीर आज़म। इंतखाबात इसी साल लगता है होने जा रहे होंगे, तो फिर उससे पहले अपनी सफ़ों को ये माहिदे में जो खैरात भी मिली है, खुदा की कसम ये भी उस वक्त मिलेगी जब MQM पाकिस्तान, MQM-ORC, PSP और महाजिर कौमी मूवमेंट एक टेबल पर बैठे। जब ये बैठेंगे तो ये खैरात मिलेगी और इससे आगे फिर हम जाएंगे। अगर ये खैरात है, ये सौदा है, ना मंजूर। मैं कारकुनों से, तहरीकी साथियों से अपील करता हूँ, अब वक्त नहीं, अब आ जाए। मैं एक और, यार इस माहिदे में मिसिंग पर्सन का जिक्र नहीं है। मिसिंग पर्सन का जिक्र तो करते, जब असीरों का जिक्र किया तो लापता साथियों का भी जिक्र होना चाहिए और लिखना चाहिए कि बिलावल भुट्टो कह रही ये मेरा काम नहीं है। लिखें, आए मर्द के बच्चे बने। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, अगर वो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़े, नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, ये नैरेटिव था। अब नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और PTI इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है। तो चलें, अगर आप सब कहते हैं और मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो सब मिलकर सिर्फ MQM के नहीं, जो अहले तशय्युओं के, बलूचिस्तान के और MQM के मिसिंग पर्सन और लापता अफराद हैं, उनकी बाजियाबी का मुतालबा इस माहिदे में डालते ना। आप क्यों नहीं डाला? नहीं डाला। अब आ जाए हैदर अब्बास रिजवी, वो भी हालात के जबर का मारा। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि हैदर अब्बास रिजवी भाई पर जो सियासी सरगर्मियाँ करने की पाबंदी लगी हुई है और जो मीडिया पर आने की पाबंदी लगी हुई है, उसे भी उठाया जाए। अबे जो बात तुम नहीं कर सकते, अल्लाह के फजलो करम से वो बात मैं कर सकता हूँ। कारकुनों से अपील, राब्ता कमेटी से अपील, सेक्टर, टाउन, यूनिट, जोन, लेबर डिवीज़न, APMSO, सबके कारकुनों से अपील कि आओ भाई, अब वहाँ कुछ नहीं रखा, हम MQM बनाएंगे, MQM पाकिस्तान लेंगे। ये किसी के बाप की नहीं है, अवाम की है, कारकुनों की है। और इसके दफातर भी अगर मिले तो वो भी कारकुनों के हैं, अवाम के हैं, उनके नहीं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। ये कब्ज़ा माफिया है, ऐसी ही तो। देखें, अगर मैं ये दावा करूं कि इस माहिदे से ज़्यादा बेहतर और मौसर माहिदा PSP का था जो नासिर शाह के साथ उन्होंने किया 6 दिन के धरने के बाद, और 28 दिन के धरने के बाद जो माहिदा जमात इस्लामी ने किया, अरे भाई वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर, वाज़े और मौसर माहिदा है। आपने तो अपना बुनियादी मुतालबा गैर आइनी कोटा सिस्टम के ख़ात्मे का वही 10 बरदार हो गया, आपने वो लिखा ही नहीं। और जो कोटा था उसमें आपको नौकरियां नहीं मिली, उसमें जो डेफिशिएंसी या कमी बेची है, आप कह रहे हैं होलिस्टिक असेसमेंट होगा और अगर कमी बेची हुई तो पूरा किया जाएगा। यार हद हो गई। दुनिया गवाह है कि आज ट्रैफिक पुलिस में आपको कौन नज़र आता है?
मुझे अपने सिंधी बेटियों बेटों से कोई बुग़्ज़ नहीं। वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे हैं। लेकिन अगर 80% ट्रैफिक पुलिस में सिंधी बोलने वाले हों, लाड़काना नवाब शाह के डोमिसाइल के हों और कराची के डोमिसाइल के ना हो, तो आप असेसमेंट करेंगे होलिस्टिक मजमूई एक जामे जायज़ा लेंगे। बाबू बादशाह है इनके पास एक, जिसने कौम की नैया डुबो दी है। ये माहिदा करा के सरबरा MQM के तो ऊपर से चला गया ये माहिदा, उन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ। इफ़ एनी अगर डेफिशिएंसी कोई हुई, अबे भाई पुलिस में 70% किसको रिक्रूट किया 14 साल में? वाटर बोर्ड में कौन आया? KMC के हर शोबे का सरबरा कौन? कराची के 7 DC कौन? कराची का कमिश्नर कौन? सिंध के 130 ज़िलों में मुतय्यन डिप्टी कमिश्नर कौन? मेरे भाई असिस्टेंट कमिश्नर कौन? SSP कौन? IG कौन? DIG कौन? आप इफ एनी कह रहे हैं यार, मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अगर मरहम नहीं रख सकते तो नमक तो ना छिड़को यार। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। महसूस हो रहा है। देखें, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर पाकिस्तानी के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। अगर जो बातें इन्होंने की और वो काबिल ताज़ीर हैं और नारे लगाए, तो भाई हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, हम उनसे अलग हो गए, इनसे अलग हो गए। अगर इन्होंने, लेकिन इन्हों जैसी बातें अगर उन्होंने भी की तो फिर सबको एक तराजू में तोलना चाहिए। अगर किसी एक की ज़बानबंदी है और उसी जैसे नारों पर, उसी जैसी ज़बान के इस्तेमाल पर दूसरों पर पाबंदी नहीं, और हैदर अब्बास रिजवी पर पाबंदी है, मैं तो उनकी बात भी क्या करूं, इनकी बात। यहाँ तो इधर हैदर अब्बास रिजवी को MQM वाले मीडिया पर क्यों नहीं भेज रहे? जवाब देना लोगों को, किसने पाबंदी लगाई है भाई? आए हैदर भाई मेरे साथ खड़े हों, मैं देखता हूँ कौन पाबंदी लगाता। आप आए मेरे साथ खड़े हों। शायद जिन्होंने उस वक्त हमारा सौदा किया, आज फिर बदकिस्मती से वही कौम का, मजलूमों का, महाजरों का सौदा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने किया, आज भी वही कर रहे हैं। कौन? देखें, मैं बग़ैर इशारे पर भी अपनी सियासी बसीरत और सूझबूझ से काम लेकर आगे महाजरों का हशर देख रहा हूँ। उन्हें ग़ुलाम बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल को उनके बनाए हुए मुल्क, जिसके क़याम के लिए उन्होंने 20 लाख जानों का नजराना दिया, काफ़िले लुटवाए, ट्रेनें कटवाई, अपनी इज़्ज़तों असमतों का नजराना दिया, उन्हें ग़ुलाम बनाया जा रहा है। मैं उनके उस हशर को देखकर ये बात अपनी सियासी बसीरत से कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे बाकी भाई भी इशारे का इंतज़ार किए बग़ैर उससे पहले ही मेरे साथ बैठ जाएं। इससे पहले वो बैठ जाएं, इससे पहले कि बिठा दिए जाएं। वो क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उन्हें बिठाएगा?
वो बैठ जाएं। देखें, मेरे ख्याल में जितना रिस्क में ले सकता था उतना तो मैं ले चुका हूं भैया। अब अगर आप उससे ज़्यादा अगर बात उगलवाने की बात करेंगे तो 164 के बयान में भी इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। थैंक यू। अच्छा है भैया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कह दिए सब कह भी जी मैं हाँ